हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न टू डू कोडिंग, जिसमें मैं आपको आज सी लैंग्वेज का लेक्चर 20 दे रहा हूं। इसका टॉपिक है द स्विच केस स्टेटमेंट फॉल थ्रू विद एग्जाम्पल। दो टॉपिक इस वीडियो में मैं आज कवर करूंगा। इससे पहले कि वीडियो को प्रॉपर्ली शुरू करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्विच स्टेटमेंट। ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स में मैं इफ एल्स स्टेटमेंट तो आपको करा ही चुका हूँ। तो दूसरा स्टेटमेंट है स्विच। द स्विच स्टेटमेंट इज ए मल्टी वे ब्रांचिंग स्टेटमेंट विच प्रोवाइड्स ए बेटर ऑल्टरनेटिव देन ए लार्ज सीरीज ऑफ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स। लेक्चर 19 में मैंने आपको इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लैडर और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में बताया था। तो उसमें से इफ एल्स इफ मल्टी वे ब्रांचिंग के लिए यूज़ होता है। तो मल्टी वे ब्रांचिंग के लिए आप चाहें तो इफ एल्स इफ की जगह स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। The switch statement has more flexibility and a clearer format than if else if ladder। यानी कि यहाँ पर जो फॉर्मेट है स्विच स्टेटमेंट का वो यूज़ करने में इफ़ एल्स इफ के मुकाबले काफ़ी आसान है, बहुत ईजी है इसे यूज़ करना। अभी हम सिंटेक्स देखेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू डिस्पैच एग्जीक्यूशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर कोड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। यानी स्विच स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन यूज़ होती है, उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो कंट्रोल आपके प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट्स पे एग्जीक्यूशन जो है वो डिस्पैच कर सकता है, यानी कि उसे रन कर सकता है। तो ये इसका सिंटैक्स है स्विच एक्सप्रेशन। स्विच यहाँ पे कीवर्ड है, पैरेंथेसिस में आपको कोई ना कोई एक्सप्रेशन लिखनी है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इंटीजर या कैर टाइप की हो सकती है, यानी कि कैरेक्टर। और इसके बाद स्विच के अपने ओपनिंग ब्रेसिस एंड एंडिंग ब्रेसिस होते हैं। उसके अंदर केस वैल 1, इसका मतलब है केस के आगे आपको कोई ना कोई वैल्यू लेनी होती है और उस केस के अपने स्टेटमेंट्स होते हैं। इसे हमने स्टेटमेंट ब्लॉक 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप बहुत सारे स्टेटमेंट ले सकते हैं, इसके अलावा एक ब्रेक स्टेटमेंट भी लेते हैं। तो केस वैल्यू 1 की तरह ही केस वैल्यू 2 है, इसका अपना स्टेटमेंट ब्लॉक है और ब्रेक है। इसी तरह से बहुत सारे केस यहाँ हो सकते हैं, केस वैल्यू एन, स्टेटमेंट ब्लॉक एन, ब्रेक। यहाँ पर 3 केस दिखाए गए हैं, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने चाहे उतने केस ले सकते हैं। और लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट के आगे कोई वैल्यू लिखनी नहीं होती, बस कॉलन लगाना होता है, स्टेटमेंट ब्लॉक डिफ़ॉल्ट। कुछ चीज़ें जो यहाँ पर नोट करने वाली हैं, केस वैल 1 के आगे यहाँ सेमीकोलन नहीं है, कॉलन है। केस वैल 2 के आगे कॉलन, केस वैल एन के आगे कॉलन और यहाँ डिफ़ॉल्ट के आगे भी कॉलन। बाकी ब्रेक के आगे सेमीकोलन यूज़ हो रहा है और स्टेटमेंट्स के आगे ज़रूरत के हिसाब से आप सेमीकोलन यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैसे वर्क करेगा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। In the above syntax, switch, case, default and break are keywords of C। यानी कि इसमें ये switch, case, default और ये जो break यूज़ हो रहा है, ये चारों के चारों keywords हैं। ये स्मॉल लेटर में हैं। इन keywords के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। अगर keywords क्या होते हैं वो आप नहीं जानते तो कीवर्ड की वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। द एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ टाइप शॉर्ट, इंट, लॉन्ग और कैर। फ्लोट, डबल और स्ट्रिंग इज़ नॉट अलाउड। ये जो एक्सप्रेशन हम यहाँ पैरेंथेसिस में लेते हैं, इसका डेटा टाइप या तो इंटीजर होगा यानी शॉर्ट, इंट या लॉन्ग, या फिर कैरेक्टर होगा यानी कि कैर टाइप का। और उसी के अकॉर्डिंग अगर ये यहाँ कैर टाइप लेते हैं आप, तो ये वैल 1, वैल 2, वैल एन ये भी कैर टाइप के होने चाहिए। या अगर आप यहाँ पर इंट लेते हैं तो वैल 1, वैल 2 इंट टाइप के होने चाहिए, यानी कि ये डेटा टाइप और इन वैल्यूज़ का डेटा टाइप दोनों मैच करने चाहिए। All the case values val 1, val 2, val n must be a unique constant and of a type compatible with the expression। यानी केस के आगे जो वैल्यू दे रहे हैं वो कांस्टेंट ही होती है, वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते और ये उससे मैच करनी चाहिए। डुप्लीकेट केस वैल्यूज़ आर नॉट अलाउड। ये कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप 2 केस के आगे सेम वैल्यू ले लें। जैसे कि आप सोच रहे हैं कि यहाँ केस 1 और यहाँ भी केस 1, तो इस तरह से एरर आ जाएगी। यानी हर केस के आगे वैल्यूज़ यूनिक होनी चाहिए। द स्विच स्टेटमेंट हैज़ इट्स साउंड ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ ब्रेसेस। यानी स्विच स्टेटमेंट के ब्रेसेस कंपलसरी हैं। इसमें मैंने सिखाया था आपको, यदि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो ब्रेसेस लेते हैं, एक स्टेटमेंट के लिए कंपलसरी नहीं होते। लेकिन स्विच में ब्रेसेस कंपलसरी होते हैं, तो इन्हें यूज़ करना पड़ेगा। कैसे वर्क करेगा ये? द स्विच स्टेटमेंट वर्क्स लाइक दिस। इफ़ एक्सप्रेशन टेक्स एनी वैल्यू फ्रॉम वैल 1, वैल 2, वैल n, द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू दैट एप्रोप्रिएट केस एंड द स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद दैट केस आर एग्जीक्यूटेड एंड देन द ब्रेक स्टेटमेंट ट्रांसफर द कंट्रोल आउट ऑफ स्विच स्टेटमेंट। यानी कि अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू वैल 1 से मैच होती है तो इसका ब्लॉक चलेगा और ब्रेक से कंट्रोल बाहर आ जाएगा। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल इस ब्रेसिस से आगे निकल आएगा।
अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू वैल 1 से मैच नहीं होती तो वैल 2 से कंपेयर करेगा, अगर इससे मैच होती है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 चलेगा और ब्रेक से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ वर्क होता है। अगर किसी भी वैल्यू से, केस वैल्यू से एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच नहीं होती तो डिफ़ॉल्ट केस चलता है और स्टेटमेंट ब्लॉक डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद हमें ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो ब्रेसिस है ही, कंट्रोल अपने आप ही बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। इफ़ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन डज नॉट मैच एनी ऑफ द केस वैल्यूज, कंट्रोल गोज टू द डिफ़ॉल्ट केस विच इज़ यूजुअली एट द एंड ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। यानी स्विच स्टेटमेंट को मोस्टली हम सबसे नीचे ही लेते हैं, स्विच स्टेटमेंट के अंदर डिफ़ॉल्ट केस को सबसे नीचे ही लेते हैं। तो वो तब एग्जीक्यूट होता है जब एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी भी केस वैल्यू से मैच नहीं करती है। हाउएवर द डिफ़ॉल्ट केस इज़ ऑप्शनल। लेकिन ये डिफ़ॉल्ट जो हम सबसे नीचे ले रहे हैं ये ऑप्शनल है, इसे लेना कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप नहीं लेना चाहते मत लो। सो इफ़ देयर इज़ नो डिफ़ॉल्ट केस द होल स्विच स्टेटमेंट सिंपली टर्मिनेट्स व्हेन देयर इज़ नो मैच। यानी अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी भी केस वैल्यू से मैच नहीं होती, सपोज़ एक्सप्रेशन की वैल्यू ना वैल 1 से मैच होती, ना वैल 2 से, ना वैल 3 से, ना वैल n से, तो सिंपली कंट्रोल स्विच से बाहर आ जाएगा, कोई स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यानी डिफ़ॉल्ट लेना कोई कंपलसरी नहीं है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट टू टर्मिनेट ए स्टेटमेंट सीक्वेंस। ब्रेक के बारे में मैंने बता ही दिया, इससे कंट्रोल स्विच से बाहर आ जाता है। डेट इज़ वेन एवर अ ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड कंट्रोल विल इमीजिएटली एग्जिट फ्रॉम द स्विच स्टेटमेंट। कंट्रोल तुरंत स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाता है। ब्रेक एक स्पेशल स्टेटमेंट है, असल में ये एक जंपिंग स्टेटमेंट है। इसके बारे में मैं आगे वीडियोज़ बनाऊँगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो ब्रेक लूप्स में भी यूज़ होता है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। फिलहाल ये स्विच स्टेटमेंट में भी यूज़ हो रहा है। तो ये 4 स्टेटमेंट हैं जिनके अंदर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होता है। तो यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट स्विच की स्टेटमेंट को ब्रेक कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपके सामने एक प्रोग्राम है जिसमें हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। इसका फ़ॉन्ट काफ़ी छोटा है, स्क्रीन छोटी होने की वजह से। चलिए इसे टर्बो सी में मैं लेके चलता हूँ और वहाँ पर ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और टर्बो सी में जाके इसे पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर लिखा है प्रोग्राम टू इनपुट प्रोग्राम टू प्रिंट डे नेम अकॉर्डिंग टू द गिवन डे नंबर। यानी कि यूज़र से हमें एक डे नंबर इनपुट करना है और उसके अकॉर्डिंग डे नेम हमें शो करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इंट टाइप का डे अंडरस्कोर एनो नाम से एक वेरिएबल यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया है एक नंबर इनपुट करने के लिए। एक प्रिंटफ लिया, एक मैसेज प्रॉम्प्ट कर दिया हमने एंटर ए डे नंबर, और स्कैनएफ की हेल्प से %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लेकर हमने डे नंबर वेरिएबल को इनपुट कर लिया। तो यूज़र कोई नंबर देगा, और आप जानते ही हैं कि डेज जो होते हैं 7 होते हैं, तो 1 से 7 के बीच में कोई नंबर देगा। तो हमने क्या किया, स्विच स्टेटमेंट में जहाँ एक्सप्रेशन देनी थी वहाँ पर इस वेरिएबल को यूज़ कर लिया। यानी ये वेरिएबल अपने आप में एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन के सभी रूल हम फॉलो कर रहे हैं। डे नंबर यहाँ पर इंट टाइप का है, फ्लोट या डबल टाइप का नहीं है, और डे नंबर के अंदर कोई ना कोई नंबर होगा। तो वो नंबर अब केस 1, क्योंकि ये इंट टाइप का वेरिएबल है तो यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट है वो भी हमने इंट टाइप के ही लिए हैं। तो देखिए इतने सारे केस हमने लिए हैं, सबके आगे इंटीजर नंबर हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। तो सपोज इसको समझने के लिए ऐसा करते हैं, सपोज करो यूज़र ने यहाँ 3 दिया, तो सबसे पहले डे नंबर की वैल्यू केस 1 यानी पहली वैल्यू से कंपेयर होगी, ये इससे मैच नहीं होती है तो सेकंड केस की वैल्यू से कंपेयर होगी, इससे भी मैच नहीं होती तो थर्ड केस के वैल्यू से कंपेयर होगी। यहाँ पर ये वैल्यू मैच हो जाती है। जैसी वैल्यू मैच होगी अब वो आगे के केस से कंपेरिजन नहीं करेगा, वो सीधा अंदर आएगा। अब इसके स्टेटमेंट ब्लॉक में हमने प्रिंटफ ट्यूसडे लिखा है तो ये प्रिंट हो जाएगा, और ब्रेक से कंट्रोल स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। ये स्विच स्टेटमेंट का एंडिंग ब्रेसिस है, इससे आगे कंट्रोल आ जाएगा। तो चलिए रन करके देखते हैं इसे। सपोज मैंने 3 दिया तो ये देखो ट्यूसडे दिखा रहा है। तो जिस भी केस वैल्यू से मैचिंग होगी उसका कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसका कॉरस्पॉन्डिंग ब्रेक स्टेटमेंट उसे ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पर मैंने कुल 7 केस लिए हैं, लेकिन एक डिफ़ॉल्ट केस भी ले लिया। अगर किसी वजह से डे नंबर में गलत नंबर इनपुट हो जाता है, वो 1 से 7 की रेंज में नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट केस चलेगा और इसके अंदर हमने लिख दिया है प्रिंटफ इनवैलिड डे नंबर, तो ये प्रिंट हो जाएगा। देखिए करके देखते हैं। सपोज मैंने 9 ले लिया तो इनवैलिड डे नंबर दिखा रहा है, या फिर गलती से यूज़र ने 0 ले लिया तो ये इनवैलिड डे नंबर दिखा रहा है। तो आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कंप्यूटर पे रन करके देख सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं आगे, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अब हम उसे समझेंगे। स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक और कंसेप्ट आता है जिसे बोलते हैं फॉल थ्रू।
नॉट डैट यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट इन ईच केस इज़ नॉट मैंडेटरी। यानी ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करना भी कोई कंपलसरी नहीं है, इट इज़ ऑप्शनल। मर्जी है आपकी, लेना चाहो ले लो, नहीं लेना चाहते मत लो। अभी जो हमने प्रोग्राम समझा उसमें तो ब्रेक स्टेटमेंट लेना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि हमें एक डे नंबर के लिए एक ही डे नेम शो करना है। इफ़ नो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉलोइंग ए केस, द कंट्रोल विल फॉल थ्रू टू द नेक्स्ट केस। यानी अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं करेंगे तो कंट्रोल अगले केस में फॉल थ्रू कर जाएगा। इट इज़ समटाइम्स डिजायरेबल टू हैव मल्टीपल केसेज विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट बिटवीन दैम। यानी किसी किसी प्रोग्राम में ये डिज़ायरेबल होता है, हमें फॉल थ्रू करना होता है। प्रोग्राम का लॉजिक ही कुछ ऐसा होता है कि हम फॉल थ्रू करते हैं। चलिए अभी जो प्रोग्राम समझा पहले हम इसी पर चलते हैं और इसमें मैं कोई ब्रेक स्टेटमेंट स्किप करके दिखाता हूँ आपको। सपोज़ करो केस 2 में मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं किया, तो अब क्या होगा। चलिए रन करते हैं। देखिए अगर मैं 1 दे रहा हूँ तो संडे आ रहा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि अगर डे नंबर की वैल्यू 1 है तो इससे कंपेयर होगी, इससे मैच हो गई तो प्रिंट संडे हो गया और ब्रेक से कंट्रोल बाहर आ गया। चलिए फिर से रन करते हैं। इस बार हमने 2 दिया, अब मंडे और ट्यूसडे दोनों प्रिंट हो रहे हैं। तो इसको समझते हैं क्या हो रहा है। अब मतलब इंटरनली वर्क कैसे होगा ये पॉइंट समझने वाला है, इसे आप ध्यान से समझें। सबसे पहले डे नंबर की वैल्यू 3 हमने इनपुट की थी। पहले वो केस 1 से कंपेयर हुई, 3 1 से मैच नहीं होता तो 2 से कंपेयर हुई। सॉरी मैंने 2 इनपुट किया था, फिर से समझते हैं। डे नंबर की वैल्यू सपोज 2 है तो 1 से कंपेयर हुई, मैच नहीं होती तो डे नंबर की वैल्यू 2, सेकंड केस वैल्यू 2 से कंपेयर हुई, यहाँ मैच हो गई। एक बार मैचिंग हो गई तो आगे की केस वैल्यू से वो कंपेरिजन नहीं करता। तो मैचिंग होने के बाद कंट्रोल सीधा यहाँ आएगा, प्रिंट ऑफ मंडे, मंडे प्रिंट हो गया। अब आगे ब्रेक लिया नहीं, जब ब्रेक नहीं लिया क्योंकि ब्रेक ही है जो कंट्रोल को स्विच से बाहर ले जाता है, और ब्रेक हम यहाँ पर लेना भूल गए या नहीं लिया हमने जान के, तो कंट्रोल आएगा केस 3 पर। लेकिन पिछले केस में मैचिंग हो चुकी है तो इस बार कंट्रोल इस वैल्यू से कंपैरिजन नहीं करेगा क्योंकि मैचिंग हो गई, एक बार मैचिंग हो गई, बाकी केस वैल्यू से कंपैरिजन नहीं करता। तो कंट्रोल क्या करेगा, केस 3 को एक लेबल समझ के छोड़ देगा। यानी मान लेगा जैसे केस 3 यहाँ है ही नहीं, तो फिर केस 3 के अंदर या सामने जो स्टेटमेंट है उसे देखेगा। प्रिंट ऑफ ट्यूसडे लिखा है तो ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा, फिर ब्रेक पे आएगा। अब ये वाला ब्रेक कंट्रोल को स्विच से बाहर ले जाएगा। तो यही रीज़न है कि जब हम 2 इनपुट कर रहे हैं तो मंडे और ट्यूसडे दोनों आ रहा है, यानी कि कंट्रोल केस 2 से केस 3 में फॉल थ्रू कर रहा है। अगर हम किसी वजह से 3 इनपुट करें तो सिर्फ ट्यूसडे आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि पहले डे नंबर की वैल्यू 3 1 से कंपेयर हुई, नहीं मैच होती, 2 से कंपेयर हुई, नहीं मैच होती, 3 से कंपेयर हुई, यहाँ मैच हो गई, मैच हो गई तो प्रिंट ऑफ ट्यूसडे एंड ब्रेक से कंट्रोल बाहर आ गया। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। आप चाहें तो एक से ज़्यादा केस में भी ब्रेक को स्किप कर सकते हैं, करना चाहें तो। जैसे अब मैं 2 इनपुट कर रहा हूँ तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आ रहा है, यानी जब डे नंबर की वैल्यू यहाँ 2 से मैच हो गई तो प्रिंट मंडे, फॉल थ्रू करके केस 3 में आ गया प्रिंट ट्यूसडे, फिर फॉल थ्रू करके इसमें आ गया प्रिंट वेडनेसडे, और ये वाला ब्रेक कंट्रोल को बाहर ले जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे फॉल थ्रू क्या होता है। इस प्रोग्राम में देखा जाए तो ब्रेक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो ये वाला प्रोग्राम सही आउटपुट नहीं दिखाएगा। लेकिन अब वो कौन सा प्रोग्राम है जिसमें ब्रेक काफ़ी ज़रूरी नहीं होता है, मतलब लॉजिक ही कुछ ऐसा होता है कि हम फॉल थ्रू करते हैं। इसके लिए एक प्रोग्राम पर चलते हैं, वापस अपने स्क्रीन पर देखते हैं। यहाँ पर ये प्रोग्राम है एग्जाम्पल ऑफ फॉल थ्रू। इसमें है प्रोग्राम टू इनपुट मंथ नंबर एंड डिस्प्ले नंबर ऑफ डेज इन दैट मंथ। यानी मंथ नंबर लेंगे और मंथ नेम नहीं दिखाना, हमें नंबर ऑफ डेज दिखाना है। जैसे 1 इनपुट किया तो 31 डेज आएगा। चलिए इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखिए जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर में 31 डेज़ होते हैं। तो इनके जो मंथ नंबर हैं वो मैंने एक जगह ले लिए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक मंथ नंबर इनपुट किया नम नाम के वेरिएबल में, स्विच नम। अब केस 1 में भी हमें 31 डेज़ दिखाना है, केस 3 में भी पहले मैं रन करके दिखा देता हूँ। 1 के लिए इट हैज़ 31 डेज़ दिखा रहा है। अगर मैं दोबारा से रन करूँ 3 के लिए भी 31 डेज़ दिखा रहा है, 3 का मतलब है मार्च। 5 के लिए भी 31 डेज़ दिखा रहा है यानी कि मई। यानी कि ये कुछ ऐसे मंथ नंबर हैं जिनके लिए सेम आउटपुट हमें दिखाना है। तो देखिए एक तरीका तो ये था, जैसे ये है, अगर देखा जाए केस 1 में भी प्रिंट एफ ब्रेक
केस 3 में भी प्रिंट एफ ब्रेक सब सेम ही होंगे, केस 5 में भी 7, 8, 10, 12 सब में सेम ही होंगे। अगर मैं इसे रन करके देखूँ तो अब भी देखिए सही आउटपुट आ रहा है। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि इन सभी केस में, क्योंकि 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 इन सब में एक ही मैसेज डिस्प्ले करना है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि केस 1 में ना करें, केस 3 में ना करें, हम केवल केस 12 में कर लेते हैं, केवल केस 12 में कर लेते हैं। बाकी सब में हम प्रिंट एफ या ब्रेक स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्या होगा, कैसे वर्क होगा यहाँ पे समझ लेते हैं। सपोज करो यूज़र ने 3 दिया, सबसे पहले नम की वैल्यू 1 से कंपेयर होगी, यहाँ मैच नहीं होती, 3 से कंपेयर होगी, यहाँ मैच हो गई, मैच हो गई। अभी पिछले प्रोग्राम में मैं आपको समझा रहा था कि एक बार किसी केस वैल्यू से स्विच की एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच हो जाती है तो वो आगे कंपैरिजन नहीं करता। अगर 3 से मैच हो गई तो वो आगे देखेगा स्टेटमेंट नहीं है, केस 5 पे आएगा, अभी से कंपैरिजन तो करेगा नहीं क्योंकि मैच हो गई, तो इसे लेबल समझ के छोड़ देगा। केस 7 को भी लेबल समझ के छोड़ देगा, 8 को भी, 10 को भी और 12 को भी, सबको लेबल समझ के छोड़ देगा। फिर 12 के आगे उसे प्रिंट एफ नज़र आएगा तो वो प्रिंट कर देगा इट हैज़ 31 डेज, और इस ब्रेक से कंट्रोल बाहर आ जाएगा। अगर यूज़र नम की वैल्यू सपोज करो 8 देता है तो नम की वैल्यू 1 से कंपेयर होगी, नहीं मैच होती, 3 से कंपेयर होगी, नहीं मैच होती, 5 से होगी, नहीं मैच होती, 7 से होगी, नहीं मैच होती, 8 से होगी। 8 से मैचिंग हो गई, अब आगे देखेगा, अब इन्हें लेबल समझ के छोड़ देगा और प्रिंट एफ पे आएगा और प्रिंट हो जाएगा 31 डेज, और ब्रेक से कंट्रोल बाहर आ जाएगा। आप समझ गए होंगे, नम की वैल्यू यूज़र इन 7 वैल्यूज़ में से 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 में से कुछ भी दे, यही दोनों प्रिंट एफ और ब्रेक एग्जीक्यूट होने हैं इन सभी केसेस के लिए। और सी एक फ्री फॉर्म लैंग्वेज है, इसलिए आप चाहें तो ये सारे केस एक ही लाइन में लिख दें या अलग अलग लाइन में लिखें, मतलब एक साथ लिखने हैं, आगे पीछे लिख लो, कैसे भी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर ले लिया केस 4 यानी अप्रैल, केस 6 जून, 9 सितंबर, 11 नवंबर, इन चारों में 31 डेज़ होते हैं, तो ये 4 केस एक साथ ले लिए। इसमें ले लिया इट हैज़ 30 डेज़ एंड ब्रेक। तो अगर यूज़र ने सपोज 6 इनपुट किया तो पहले नम की वैल्यू 6 इन सब से कंपेयर होगी, इन सभी से मैचिंग नहीं होती है तो 4 से होगी, इससे भी नहीं होती, 6 से नहीं होती। सपोज यूज़र ने 6 दिया है तो यहाँ मैच हो जाती है, मैच हो जाती है तो केस 9, 11 को लेबल बना के छोड़ देगा और 30 डेज़ प्रिंट हो जाएगा और ब्रेक से बाहर आ जाएंगे। और ऐसे केस 2 अलग ले लिया, इसमें हमें अलग मैसेज प्रिंट करना है, इस वजह से केस 2 अलग लिया है, और डिफ़ॉल्ट अलग लिया है इनवैलिड मंथ नंबर के लिए। तो देखिए कुछ भी मंथ नंबर आप दें, यहाँ पर बिल्कुल सही आउटपुट ये दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी हम एक तरह से फॉल थ्रू कर रहे हैं, लेकिन फॉल थ्रू के साथ साथ हम इन केस में जैसे 1, 3, 5, 7, 8, 10 इन सभी केसेस के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट तो ले ही नहीं रहे हैं, साथ में कोई और स्टेटमेंट भी नहीं ले रहे हैं, फॉल थ्रू भी हो रहा है और यहाँ पर केसेस के अंदर कोई वैल्यूज़ भी नहीं है, कोई स्टेटमेंट भी नहीं है, सॉरी, बस केस 12 में है, बस केस 11 के अंदर है, केस 2 के अंदर है और डिफ़ॉल्ट के अंदर है। तो यहाँ फॉल थ्रू भी हो रहा है, और ये एक प्रोग्राम हो गया जिसमें हम फॉल थ्रू की हेल्प से अपना प्रोग्राम बना रहे हैं। अगर हम फॉल थ्रू नहीं करेंगे और हर एक केस में ये प्रिंट एफ और ब्रेक ले लेंगे तो हमारा प्रोग्राम का ओवरऑल साइज जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फॉल थ्रू की हेल्प से हम अपने लॉजिक को थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर सकते हैं। तो आई होप ये प्रोग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था स्विच स्टेटमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और आने वाली वीडियोस में मैं आपको स्विच से रिलेटेड प्रोग्राम्स कराऊंगा, फॉल थ्रू से रिलेटेड भी प्रोग्राम कराऊंगा। तो वीडियोस को लगातार देखते रहें। टेक केयर एंड थैंक यू।